देते हैं, वेक्टर एनालिसिस। एनीवन वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का कभी नाम सुने हो क्या? क्या कभी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का नाम सुने हो क्या कभी? यस यस सर। नाम सुने हो तो बताओ जरा इनके बारे में, कुछ इनका कुछ परिचय दो, इनका जो सुने हो उनके बारे में। So vector quantity has both magnitude and direction, and scalar quantity only has magnitude. अच्छा, कुछ एग्जाम्पल वगैरह इसके रिलेशन में, एनीवन कुछ एग्जाम्पल वगैरह कुछ ध्यान आए स्केलर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का? मान लो किसी बच्चे सर ने पूछा तो जैसे क्या बताओगे? वर्क है सर, वर्क डन। हाँ, वर्क वर्क क्या? डन दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा ठीक है, और वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। अच्छा, इसके अलावा और कोई लोग होते हैं क्या वेक्टर स्केलर? मास कैसा है? मास, मास का क्या कहना है? सर वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी होती है, बहुत बढ़िया। मास का क्या कहना है? मास का, मास का क्या कहना है? सर मास स्केलर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है। टाइम का क्या कहना है? टाइम, टाइम का क्या कहना है? टाइम के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? स्केलर। स्केलर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मास और वेट में क्या अंतर है? मास और वेट में, मास और वेट में क्या अंतर है भाई बताओ? ये तो पढ़े हुए हैं, तो छोटी 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 क्लासेस में तो पढ़ाई है। मास में अंतर बताओ, वेट में अंतर बताओ, पढ़े हो ये लोग, तुम लोग तो 7th 8th में पढ़े हो। देखो मास क्या है? मास इज द, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये चैप्टर से इसका मतलब नहीं है। मैटर कंटेंट, मैटर कंटेंट इन बॉडी, ठीक है, ये मास है। मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तुम अभी यहाँ हो, तुम चंद्रमा में चले जाओ, तुम्हारा मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक। वेट क्या होता है? डब्लू, डब्लू होता है एम इंटू जी। ये जी क्या है? जी है तुम्हारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.810, वैसे होती है ना। बहुत अगर प्रिसाइज में जाए तो, जैसा भी हम लोग देख रहे थे 9.772 दुनिया भर की बात बता रहा था वो, ठीक। तो ये वेट एग्जैक्टली क्या है? ये वो फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, ठीक है, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी में लग रहा है, ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बॉडी, ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बॉडी, उस बॉडी को लग रहा है उस पर और चाहता है कि वो बॉडी, ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बॉडी टू सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या चाहता है कि धरती फट जाए और तुम सीधे क्या नाम है धरती में समा जाओ। वो वाले जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को बोलते हैं डब्लू, ठीक। डब्लू मतलब वेट, वेट मतलब फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब सिंपल सी बात है, इतना तो हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि न्यूटन भाई साहब हमको ये बता के गए थे कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। और हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ रखा है कि जो चार्ज है उसको कूलम्स लॉ बताया था। तो इन्होंने बताया था कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या दोनों चार्ज अगर नेगेटिव हैं तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में रिपल्शन होगा। और अगर तुम्हारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है और अगर एक चार्ज नेगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ऐसा समझो कि क्लास 11th में हम तुमको ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बारे में पूरी कहानी समझाएंगे और जैसे ही क्लास 12 में चले जाएंगे हम तुमको कूलम्स के बारे में बताएंगे। कूलम्स भाई साहब जो है वो चार्ज के बारे में बात करते हैं और जो न्यूटन्स हैं वो तुम्हारे पास मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मुद्दा तो यहाँ पे ही है। इन्होंने कहा ठीक है, तो मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास तुम्हारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स कैसी क्वांटिटी है वैसे? एनीवन, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी है भाई बताओ? वेक्टर सर, वेक्टर। सर वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। हाँ वेक्टर हाँ क्वांटिटी। बिल्कुल सही है। m इंटू ए वेक्टर और एफ वेक्टर। तो इसने कहा कि मास तो स्केलर है, लेकिन जब ये मास किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो एज अ रिजल्ट जो क्वांटिटी आई है वो क्वांटिटी कैसी है? वो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स है वो तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से प्लेनेट पे, तुम मार्स में हो, तुम जुपिटर में हो, तुम अर्थ में हो, तुम मून में हो, है ना, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून में चले जाओ, ठीक है। तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि मास विल रिमेन सेम।
बट वेट विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो इसने कहा कि वेट तो जी पे डिपेंड करता है, और अपन लोग को पता है, ये तो हम लोगों ने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो जी ऑफ द मून होता है वो जी ऑफ द अर्थ का 1/6 होता है। ठीक है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कैलकुलेशन पर्पस की। तो इसने कहा ठीक है, तो इसने बताया कि जो वेट है वो अलग हो जाता है और मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें मैंने आपको इसके लिए बता दी। चलो अब बात करते हैं अपनी इसके। सो वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहले मैंने लाया यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी एग्जैक्टली क्या है? इन्होंने कहा कि जैसा भी अभी मुझे एक बच्चे ने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी वो पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जो कि अपने पास मैग्नीट्यूड रखती है और अपने पास कोई भी डायरेक्शन नहीं रखती है। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा कि डिफाइन कैसे करा जाएगा? इसने कहा डिफाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, कि फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज इसलिए लिखते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, एंड नो डायरेक्शन, एंड नो डायरेक्शन, और कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में सबसे पहले हमने ले लिया मास। ठीक है, हमने ले लिया तुम्हारे पास टाइम। ठीक, आता है फिर तुम्हारे पास डिस्टेंस, फिर आता है तुम्हारे पास स्पीड। ठीक है, और ऐसे करके बहुत सारी, ऐसे करके बहुत सारी। ठीक है, जैसे मान लो वर्क। ठीक है, और ये तुम्हारे पास एनर्जी। एनर्जी कितने प्रकार की होती है? बहुत सारे प्रकार की होती है। तुमने बचपन में पढ़ा है, तुमने तो साइंस के चैप्टर पढ़े थे तो तुमको बताया गया था विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी होती है। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि क्या तुम सारी एनर्जी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे क्या? नहीं, तुम देखो, तुम मेनली पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। ये चार तो तुम अच्छे लेवल में पढ़ोगे, लेकिन जो टाइडल एनर्जी है ना, जो जो विंड एनर्जी है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये डिपेंड करता है कि तुमने आगे करियर में कैसी फील्ड लेनी है। मान लो तुम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना चाहते हो। ठीक है, मान लो तुम क्या नाम है, जो पवन चक्की होता है ना, विंड मिल, तो विंड मिल के क्या नाम है फील्ड में तुम काम कर रहे हो, है ना। तो जब तुम इन पर्टिकुलर फील्ड्स में काम करोगे तो तुम इनमें डेप्थ में जाओगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो तुम अपने क्लास 11-12 में फिजिक्स में खूब पढ़ोगे। ठीक है ना, तो ऐसा होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमने बात करी है कि मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, ये सब लोग होती हैं। तो इन्होंने कहा कि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मास है, ठीक है, मास तुम्हारे पास 9 kg है। ठीक है, इस केजी में ये चीज़ क्या है? ये चीज़ तुम्हारे पास जो है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये क्या है? ये इसकी सर, ये इसकी यूनिट है। और ये तुम्हारे पास क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी का नाम है। ठीक है, तो हमने बताया था कि पहले भी वही मास तुम्हारे पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, तो आप कहोगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि अपने पास जो है मैग्नीट्यूड भी रखी हुई है और डायमेंशन भी रखी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction। ठीक है, having both magnitude and direction, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी की। ठीक है, तो वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे हो गया ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? एनीवन? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है भाई? अंतर है भी कि नहीं है? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? पढ़े हो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, नाम सुना है तुमने कभी? यस सर, रिटार्डेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन ऑफ द बॉडी के। हाँ, ये कह सकते हैं कि सर एक्चुअल में रिटार्डेशन नाम की कोई चीज नहीं है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो हो जाता है हमारा, उसी को हम लोग रिटार्डेशन कह देते हैं। एक्सेलरेट मतलब कि तेजी से लेकर के जाना, रिटार्डेड मतलब कि थोड़ा धीरे करना। जैसा खुशवीर ने भी बताया कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसको डिफाइन करने के लिए कि अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी जब हो जाता है तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कह देते हैं। इन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि अब हम लोग मान लो सर वेलोसिटी एक्सप्लेन करेंगे, मतलब वेलोसिटी के बारे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसने कहा v1 लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
इसने कहा अगर ऐसे लिख दोगे तो ये तो स्पीड हो जाएगी, तो ड्यू तुम्हारे पास क्या, ड्यू तुम्हारे पास नॉट, ठीक है। v2 इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 34 मीटर पर सेकेंड, ड्यू तुम्हारे पास कितना, ड्यू तुम्हारे पास ईस्ट, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो भाई साहब हैं ये है तुम्हारे पास कौन, ये है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो शख्स है ये कौन है, ये है तुम्हारे पास जो है डायरेक्शन, ठीक है। और जो ये तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, और जो तुम्हारे पास ये मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है ये क्या है, ये है तुम्हारे पास यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों को ही लो, सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड को लो, जैसे मान लो कोई कहता है कि मैंने यहाँ पे लिखा स्पीड इक्वल्स टू कितना 20 तुम्हारे पास मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड में 20 मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकंड यूनिट है, और जब मैंने वेलोसिटी लिखी तो मैंने ड्यू नॉट भी लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड वेलोसिटी के अंदर ही होता है ना, स्पीड जो है वो वेलोसिटी के अंदर होता है। आपको क्या नाम है, स्पीड को अलग से कुछ नहीं डिफाइन करना, आप बस वो इतना कहेंगे कि हमने वेलोसिटी डिफाइन करी जिसमें कुल मिलाकर के 3 लोग थे, एक मैग्नीट्यूड था, एक डायरेक्शन था और एक यूनिट लिखी हुई थी, ठीक है। अब जब मैंने यूनिट की तरफ देखा और जब मैग्नीट्यूड की तरफ देखा तो अगर इन लोगों को देखें तो ये लोग तो अकेले स्पीड है, ये लोग तो अकेले स्पीड है। जब मैं नॉट में लिख दूंगा तो ये लोग मिल करके पूरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है, ये सब लोग वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये अपने साथ साथ तुम्हारे पास नॉट भी रखती हैं, सॉरी अपने साथ मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और डायरेक्शन भी रखती हैं। इन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आगे बढ़ी, हमने कहा ठीक आगे बढ़ी। तो अब इन्होंने कहा कि अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा तुम्हारे पास एल्जेब्राइक एडिशन, इन्होंने कहा ये क्या चीज़ होता है एल्जेब्राइक मेथड्स क्या है। इन्होंने कहा एल्जेब्राइक मेथड्स का मतलब होता है इसके अंदर कुछ 4 लोग आते हैं, पढ़ा है बचपन से, पढ़ा है क्लास 2 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। एक आता है तुम्हारे पास एडिशन, ठीक है, एक आता है तुम्हारे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और एक आता है तुम्हारे पास क्या प्रोडक्ट, ठीक है, और एक आता है तुम्हारे पास क्या डिवीजन, राइट। ये जो तुम्हारे पास हमने लिखा, ये लोग क्यों लिखे, ये तो आपको पता था क्यों लिखा हमने कहा यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, स्केलर क्वांटिटी के ऑपरेशन के लिए। मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि तुम्हारे पास ये m1 इज इक्वल्स टू 2 किलोग्राम है, ठीक है, और m2 इज इक्वल्स टू 8 किलोग्राम है, तो सिंपल सी बात है मैं m1 प्लस m2 भी कर लूँगा, मैं m1 माइनस m2 मैं m2 माइनस m1 यहाँ चला, मैं m2 माइनस तुम्हारे पास जो है m1 भी कर लूँगा, मैं m2 क्रॉस m1 भी कर लूँगा, मैं m2 डिवाइड बाय m1 भी कर लूँगा, ठीक। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा kg, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16 kg स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 4 यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक। इसने कहा कि ऐसा है कि हम सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी को जब अपन ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट का क्या मतलब हो गया, ऑपरेट का मतलब ये हो गया कि जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हम इन 4 लोगों के भरोसे रहते हैं, एडिशन के भरोसे रहते हैं, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन के भरोसे रहते हैं। इसने कहा ठीक है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है ना सर, आप जो है v1 वेक्टर आप जो है ऐसे v1 प्लस v2 दैट इज 34 मीटर पर सेकेंड ड्यू तुम्हारे पास नॉर्थ, ठीक है, प्लस 29 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ड्यू तुम्हारे पास साउथ, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर अपने अलग मेथड लेकर के आता है। मतलब ये है कि वेक्टर ये कहता है कि ऐसा है कि स्केलर तो अपन है नहीं, अपन तो है डायरेक्शन वाले। अब सिंपल सी बात है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी वो 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, एक आदमी 29 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउथ की तरफ भाग रहा है, और तुम उठा करके दोनों को ऐड कर दोगे 34 प्लस 29 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3064, और ये हो जाएगा वापस कितना, ये हो जाएगा 63 मीटर पर सेकंड। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी को के लिए हम लोग एल्जेब्राइक के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन नहीं लगाते हैं। इनके लिए हम लोग लगाते हैं क्या, इनके लिए लगाते हैं ट्राइंगल, तुम्हारे पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग और क्या लगाते हैं, इसके लिए हम लोग लगाते हैं
तुम्हारे पास पैरेललोग्राम, तुम्हारे पास लॉ ऑफ, ठीक है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। एक और लॉ आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तुम्हारे पास पॉलीगन लॉ, ठीक है, उसका नाम है तुम्हारे पास क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ तुम्हारे पास क्या, वेक्टर एडिशन। ये लोग कौन है सर, ये लोग कौन है, इनका नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, ये लोग कौन है, तो पढ़े ही नहीं आज तक, ये आज तक नहीं पढ़े होंगे, पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग कौन है, ये लोग आपको कुछ मेथड्स बताएंगे, ये लोग आपको बताएंगे कि कैसे जब कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो उन्हें सॉल्व किया जाता है। ये लोग आपको बताएंगे कैसे वेक्टर क्वांटिटीज को इवेल्युएट करना है, पैरेललोग्राम में बनाएंगे, पॉलीगन पे बताएंगे, किस तरीके से आता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कभी ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाए और उस ऑब्जेक्टिव सवाल में ये लिखा हो कि क्या हम एल्जेब्रिक मेथड दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन को स्केलर और वेक्टर दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं कर सकते हैं आप, ठीक। क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिक मेथड्स जो होंगे, जो कि चार लोग हैं, वो तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी को ऑपरेट करने के लिए आता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऑपरेट करने के लिए उसने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है, और वो अलग दुनिया जो उसने बना रखी है उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मेथड्स हैं, इन मेथड्स के बारे में खूब डिटेल में चर्चा होगी जब हम इसको देखेंगे, और हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या देने वाला है, कैसे ये बताने वाला है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है। स्केलर कुछ नहीं है, स्केलर समझ लो बिल्कुल हल्की सी चीज है, ठीक है। स्केलर में क्या ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, काम खत्म। वेक्टर में भैया तुम ना ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। एक चीज और मैं आपको बता दूं, वेक्टर की ज्ञान आपको चाहिए है 100% नीट और तुम्हारे पास जेई के लिए। अगर आपको वेक्टर का ज्ञान नहीं है तो भूल जाओ फिजिक्स का पेपर, तुम आधा फिजिक्स का पेपर तो समझ ही नहीं पाओगे कि वो तुमसे पूछ क्या रहा है। क्यों? क्योंकि वो आधे पेपर में आपको हर जगह वेक्टर 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 घुसेड़ देगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि इस सवाल को वेक्टर से नहीं स्केलर करके दिखाओ, पॉसिबल नहीं है। हर सवाल को वेक्टर की जगह स्केलर से करके नहीं दिखाया जा सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नई बात समझ में, ठीक है। तो वेक्टर आपको सीखना है बिल्कुल दम लगा करके सीखना है, जितना मैक्सिमम सिखा सकता हूँ मैं अभी सिखा दूंगा। जब कंपटीशन का सवाल करोगे तो और दिमाग खुलेगा, सवाल करोगे तो दिमाग खुलेगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो नहीं होता, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर की। क्या है इसका मतलब है? इसका मतलब है कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वेलोसिटी जो है वो है 22 तुम्हारे पास मीटर पर सेकेंड ड्यू तुम्हारे पास ईस्ट, ऐसे है तुम्हारे पास, ठीक है। इसने कहा ठीक है, ये तुम्हारे पास नॉर्थ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास ईस्ट है, ठीक, और ये तुम्हारे पास इधर की तरफ हो जाएगा वेस्ट, और नीचे की तरफ हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, नीचे की तरफ हो जाएगा साउथ, ठीक। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कैसे है सर इसको, मतलब हमें बनाने का क्या है। इसने कहा कुछ नहीं है, आपको बस एक एरो बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से लिया और एक तुम्हारे पास ये एरो बना दिया, ठीक है। ये हमने एरो बना दिया, ये जो तुम्हारे पास एरो यहाँ पे है, ठीक है। इसने कहा कि ये पर्टिकुलर एरो जो है ये लेंथ ऑफ तुम्हारे पास एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ये इंडिकेट करता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसने कहा ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ एरो है, ये तो तुम्हारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरो है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ तुम्हारे पास एरो तुम्हारे पास इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने यहाँ पे जो है हमको लिख के दिखाया, और जब हमने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए ऐसा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक हल्की सी चीज़ बताऊं, जिसके बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस है। अब कोई कहता मैं नहीं मानता कि एक्स इधर होगा, मैं मानता हूँ कि एक्स ऊपर होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप एक्स ऊपर मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आप एक्स को जेड की जगह मान लो, मुझे कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप जेईई मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको कहीं पे भी एक्स बना के दे देगा, तो फिर आप कहोगे लो हमको तो एक्स इधर पढ़ाया गया, हमको एक्स इधर क्यों दे दिया, हम तो वही कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको जो सवाल देगा आपको वैसे ही सवाल करना है, अपनी नहीं चलानी है वहाँ पे, ठीक। तो एक्स वाई जेड आपके पास आ गया। इसने कहा ठीक है, ये जो तुम्हारे पास मैं आई कैप लिख रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हारे पास जे कैप लिख रहा हूँ,
ये जो के कैप लिख रहा हूँ, अभी बस इतना जान लो, इन तीन लोगों का नाम है यूनिट वेक्टर्स। क्या नाम है इनका? यूनिट वेक्टर। मैं अभी यूनिट वेक्टर के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं है, उसके पहले की चीजें तो अभी से मतलब नहीं बनता। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये वो लोग हैं जो कि तुम्हारी मदद अब जिंदगी भर करेंगे तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने के लिए। आई कैप ने कहा कि कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन लग रही हो तो मेरे को साथ में रख लेना, मैं बता दूंगा उन लोगों को कि भैया ये एक्स डायरेक्शन जा रहे हैं। कभी भी तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी वाई डायरेक्शन में जा रही हो तो जे कैप ने कहा मेरे को ले चलना, ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी। के कैप ने कहा मेरे को ले चलना, मैं जेड डायरेक्शन के बारे में बता दूंगा। आई कैप जिंदगी भर अब तुम्हारे लिए एक्स डायरेक्शन पे ही रहेगा, जे कैप वाई डायरेक्शन पे रहेगा, के कैप जेड डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। आई कैप एक्स में, जे वाला वाई पे और के वाला जेड पे। कभी भी ये लोग आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, इस बात का खासा ध्यान रखा जाए। कभी भी ये लोग आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे, मतलब यू कैन नॉट से कि आई कैप वाई के लिए लेते हैं, आज मेरा मन है आज से आई कैप वाई के लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई कैप हमेशा के लिए आज से हो गया किसके लिए? एक्स डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हो गया, ठीक है। हमेशा के लिए जे कैप वाई डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, हमेशा के लिए के कैप तुम्हारे पास जेड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये बात हमेशा के लिए हो गई है। उसने कहा चलो ठीक है भाई, हो गई हो गई, ठीक। अब आगे बात यहाँ पे, तो इसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर में मैंने आपको एक बनाया, इसको इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास टेल ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। और इसको ये जो तुम्हारे पास एंड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास हेड, ठीक है। अगर किसी को एरो ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरीके से मैंने बनाया ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? हेड। और इसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? टेल। ये टेल हेड क्या चल रहा है? या क्या ड्राइंग सीख रहे हैं क्या हम लोग? नहीं नहीं, हम लोग ड्राइंग नहीं सीख रहे हैं, एक्चुअल में क्या है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वहाँ पे टेल हेड बहुत चलता है, ठीक है। तो टेल हेड को समझाने के लिए तुम्हें ये तो पता होना चाहिए टेल कौन है हेड कौन है, ठीक है। तो जहाँ पे एरो वाला पार्ट बना हुआ ना उसे खोपड़ी कहते हैं, और जो तुम्हारे पास पीछे वाला पार्ट है उसे पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं, ठीक है। उसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे आपको, हाँ रिप्रेजेंटेशन दिखा, तो उसने कहा कि ये 22 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और ये ईस्ट की तरफ है, ईस्ट जो है मेरा इधर है, तो ईस्ट मेरा कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। ईस्ट मेरा कहाँ पे है इस क्वेश्चन के हिसाब से? पॉजिटिव एक्स में है। तो इसने कहा कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसने कहा मैं तो ऐसे लिखूंगा सर, इसने कहा मैं तो ऐसे लिखूंगा। मैंने कहा कि ये v और ये तुम्हारे पास वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, तुम्हारे पास 22 तुम्हारे पास आई कैप, बस, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये यूनिट, ठीक है। यूनिट आप लिखें ना लिखें उसका कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है। इसने क्या कहा? ठीक है, इसने कहा कि ये कौन है? इसने कहा कि ये तुम्हारे पास सिंबल है, ठीक है, जिसकी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये है एरो, एरो ओवर तुम्हारे पास सिंबल। ये ऐसे ही बनेगा, आपका मन चाह लाओ मैं ऐसे बना देता हूँ, नहीं। आपका मन चाह लाओ मैं ऐसे बना देता हूँ, नहीं। आपका मन चाह लाओ मैं ऐसे बना दूँ, नहीं। आपका मन चाह लाओ मैं ऐसे बना दूँ, नहीं। आपका मन चाह लाओ ऐसे कर ले, नहीं। आपका मन चाह लाओ ऐसे कर ले, नहीं। इसका मतलब ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही जिंदगी अब रहेगा, और तुम जितनी भी वेक्टर एनालिसिस पढ़ाई करने वाले हो ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। ठीक है, ये कौन है? ये भाई साहब मैग्नीट्यूड है। ये कौन है भाई साहब? ये मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास, ठीक है। ये कौन है? ये तुम्हारे पास डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन तुम्हारे पास अलोंग, डायरेक्शन अलोंग तुम्हारे पास एक्सेस, ठीक है, डायरेक्शन अलोंग एक्सेस। कौन सी एक्सेस? एक्स एक्सेस। इसने कहा ठीक है। अब मान लो तो ये कहता कि वेलोसिटी हमने आपको दे दी है, वेलोसिटी हमने आपको दे दी है 22 तुम्हारे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ड्यू नॉर्थ ईस्ट। हमने आपको दे दी है नॉर्थ ईस्ट, 22 मीटर पर सेकेंड है, वो तुम्हारे पास ड्यू नॉर्थ ईस्ट दे रखी है। इसने कहा ओके। अब ये नॉर्थ ईस्ट भाई कैसे लिखेंगे? अब ये तो मुद्दा ये आ गया कि नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखेंगे। तो इसने कहा कि ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट कैसे लिखा जाएगा? तो इन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे बनाएं, ठीक है, तो ये तो कहेगा कि अगर हम वेक्टर एनालिसिस पे देखें तो ये तो कहेगा इधर की तरफ, ठीक है, और ये बना देगा तुम्हारे पास 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्थ ईस्ट वगैरह कैसे आएगा? तो इसने कहा कि ये तो भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पहले आपको वो कोऑर्डिनेट्स वगैरह पता होने चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में अपना वाई एक्सिस भी आ गया और अपना तुम्हारे पास जो है एक्स एक्सिस भी आ गया,
इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है आई कैप भी इन्वॉल्व होगा और तुम्हारे पास जे कैप भी इन्वॉल्व होगा। इसने कहा हाँ, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि मान लो कि अगर मैं तुम्हें वेलोसिटी ऐसे लेकर के दूँ, जैसे 2i कैप प्लस तुम्हारे पास 3j कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब 2i कैप प्लस 3j कैप दी तो इसने कहा इस v वेक्टर को मैंने ऐसे तोड़ लिया, इसको लिखा vx तुम्हारे पास i कैप और vy j कैप। इसका मतलब है ये बॉडी आई कैप और जे कैप दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब ना तो ये प्रॉपरली एक्स पे जा रही है, ना तो ये प्रॉपरली वाई पे जा रही है। इट्स जस्ट लाइक कि मैं एक पार्क में गया, ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स वहाँ पे थे और ये उस पार्क का गेट है, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं ऐसे चला जाऊँ, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं ऐसे चला जाऊँ, ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं ऐसे चला जाऊँ। अगर मैं ऐसे गया तो प्योरली मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चला जाऊंगा, अगर मैं ऐसे गया तो मैं प्योरली वाई एक्सिस के अलोंग चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे गया तो मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा मैं वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो जब आपको ये इंडिकेट करना होगा, ये वाला तीसरा वाला केस अगर आपको इंडिकेट करना होगा तो आप वहां पे आई कैप और जे कैप दोनों लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? आप वहां पे आई कैप और जे कैप दोनों लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी प्रॉपरली एक्स एक्सिस पे नहीं जा रही, मेरी बॉडी प्रॉपरली वाई एक्सिस पे जा रही है, मेरी बॉडी जो है वो कुछ एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रही है, कुछ वाई एक्सिस में आगे बढ़ रही है। तब जब हम इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से v वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ना तो प्रॉपरली ईस्ट ना तो प्रॉपरली नॉर्थ, हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ कहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा जो vx है वो तुम्हारे पास 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब जो x एक्सिस पे बढ़ने की स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है और जो y एक्सिस पे जो बढ़ने की स्पीड है वो तुम्हारे पास 3 मीटर पर सेकंड है। आई बात समझ, ठीक है। तो आने वाले समय में ये चीज क्लियर होगी कि कैसे ये सब बनते हैं, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप ये कैसे बनते हैं। ये आने वाले समय में जब हमको यूनिट वेक्टर्स की पढ़ाई कराएंगे तब आपको ये समझ में, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर हुआ पूरा फंडा यहाँ तक, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ तक बता दी है, वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है। अब अगली क्लास से आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ाएंगे। संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है, संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मतलब जो कमिंग संडे है उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 के, ताकि उसे करा के क्योंकि हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि वेक्टर के बारे में जानकारी ली थी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। यहाँ तक हम पहुँचे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर तक पहुँचे थे हम लोग। मैंने रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि कैसे एग्जैक्टली किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मुझे को किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूँगा। मैं सिंबल लिखूंगा, सिंबल के ऊपर तुम्हारे पास एरो लगा दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आई कैप, जे कैप या के कैप या जो कुछ भी लिखना होगा मैं वो यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे यूनिट लिखूंगा, ठीक है। तो बात अगर रिप्रेजेंटेशन की करें तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इतना बता पाया है रिप्रेजेंटेशन के तौर पे कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब है सिंबल लिखना, सिंबल के ऊपर एरो लिखना, उसका मैग्नीट्यूड लिखना और तुम्हारे पास उसका डायरेक्शन लिखना और उसकी यूनिट लिखना। ये होता है तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब वेक्टर है तो कंपोनेंट होंगे। अभी आप कंपोनेंट नहीं समझेंगे कि कंपोनेंट क्या चीज़ होती है, आने वाले समय में मैं आपको कंपोनेंट के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको चीज़ें समझाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि v वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, तो 2i कैप और 3j कैप, ऐसे थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में होल्ड रखिए, ठीक है। आने वाले समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलो, तो अब बात करते हैं। कुछ कह रहे हो क्या? तुम्हारी शायद आवाज नहीं आ रही मेरे पास।
ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे की। तो गलती से होगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। सो नेक्स्ट बात जो मुझे इसमें आपको पहले पढ़ानी है वो है आपका इक्वल वेक्टर के बारे में, ठीक है। इक्वल वेक्टर के बारे में मुझे बताना है, इक्वल वेक्टर, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके बिल्कुल बेसिक्स जीरो से बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं अभी आपके बेसिक बना रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझिएगा, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत आएगा माइक खोल के पूछिएगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्वल वेक्टर्स, आर सेट टू बी, हमारे पास क्या, इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपस में इक्वल वेक्टर्स तब कहलाएंगे, पहली शर्त ये है कि उनके पास होना चाहिए क्या, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए उनके पास, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और तुम्हारे पास सेम डायरेक्शन होना चाहिए। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो बात करते हैं कुछ। इसने कहा कि ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, हमने कहा कि बॉडी ए सब्जेक्टेड टू तुम्हारे पास फोर्स ऑफ तुम्हारे पास 6 न्यूटन ड्यू तुम्हारे पास नॉर्थ, ठीक है। जब मैं ड्यू नॉर्थ करके लिखूंगा तो सिंपल सी बात है, मुझे डायरेक्शन बताना ही होगा। बिना डायरेक्शन बताए मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात कर भी कैसे सकता हूँ, ठीक है। और अगर बात इक्वल वेक्टर की है तो मैं वेक्टर क्वांटिटी की ही बात करूंगा, स्केलर क्वांटिटी की बात तो आपसे करूंगा नहीं, ठीक। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सिमिलरली बॉडी बी के बारे में बात करी गई, तो बॉडी बी सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ तुम्हारे पास क्या, 8 न्यूटन ड्यू तुम्हारे पास नॉर्थ, ठीक। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमने इस एग्जाम्पल में आपको क्या बताया। हमने एग्जाम्पल में सिर्फ आपको इतना बताया कि भाई ऐसा है कि ये वाई एक्सिस था, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस था। हमें फोर्स लगाने की बात हो रही थी, ठीक है। अगर फोर्स लगाने की बात हो रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने वेक्टर बनाया। अब एक बात समझ लीजिए, मैंने एक तो तुम्हारे पास वेक्टर यहाँ पे ये बनाया, ठीक है। इसको मैंने बनाया है तुम्हारे पास जो है एफ बी, ठीक है। और एक वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया इधर की तरफ, मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ठीक। और ये मैंने यहाँ पे बनाया, पहले डायग्राम बना दे जरा, इधर की तरफ यहाँ पे ये, ठीक। और इस पर दिखा देता हूँ रेड कलर से मैं आपको, यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे फोर्स बनाया है तुम्हारे पास क्या, एफ ए, ठीक है। अब आप कहोगे कि एफ ए और एफ बी आपने बनाया, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी थी, ये तो सर नॉर्थ होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन को नॉर्थ हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये नॉर्थ है, ठीक है। ये दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन तुम्हारे पास कैसी है, डायरेक्शन तुम्हारे पास सेम है, ठीक है। डायरेक्शन तुम्हारे पास सेम है, लेकिन जो तुम्हारे पास फोर्स 1 है, मतलब एफ ए फोर्स है। जब मैंने एफ ए फोर्स को लिखा तो मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा 6 तुम्हारे पास जो है जे कैप, ठीक है। आप यूनिट को भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। जब मैंने एफ बी को यहाँ पे लिखा तो मैंने लिखा तुम्हारे पास क्या, 8 जे कैप। 6 और 8 क्या थे, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड थे, ध्यान देना। जो नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, उसके बाजू में जो आई जे के लिखा होता है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, उसके सामने 2 शख्स लिखा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी खोपड़ी के ऊपर एक सिंबल लगा हुआ होता है, ठीक है। अब इसने कहा कि ठीक है, ये तुम्हारे पास एफ ए है और ये तुम्हारे पास जो है एफ बी है। एफ ए का जो एरो है, एफ ए का जो एरो है, इसकी जो लेंथ है वो तुम्हारे पास किसके बराबर होगी, वो तुम्हारे पास 6 यूनिट्स के बराबर होगी। और एफ बी की जो लेंथ है, इसकी जो तुम्हारे पास लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी 8 यूनिट्स के बराबर होगी। अब तुम स्केल कोई सा भी मान लो, अपने हिसाब से कोई स्केल मान लो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि जो एफ ए की जो लंबाई है वो 6 यूनिट्स की रहेगी और जो एफ बी की लंबाई है वो 8 यूनिट्स की रहेगी। इन्होंने कहा कि ठीक है सर, आपने कहा था इक्वल वेक्टर पढ़ाएंगे, लेकिन आपने तो सबसे पहले एग्जाम्पल अनइक्वल वेक्टर का ले लिया। हाँ बिल्कुल ले लिया। हमने कहा यहाँ डायरेक्शन सेम है पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास अनइक्वल है। डायरेक्शन तो सेम है पर मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो ये लोग तुम्हारे पास कैसे हुए, ये तुम्हारे पास हुए अनइक्वल तुम्हारे पास वेक्टर्स। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं आपके सामने। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को ले लिया, ठीक। हमने कहा कि ऐसा है कि ये तुम्हारे पास मान लेते हैं, ये हमने 2 पार्ट यहाँ पे कंसिडर किए इधर की तरफ, ठीक। और हमने कहा कि एक बर्ड थी, ठीक है, एक बर्ड जो थी तुम्हारे पास यहाँ पे, ये बर्ड जो थी
ये तुम्हारे पास जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। और बर्ड जो थी वो तुम्हारे पास इधर की तरफ जा रही थी तुम्हारे पास कितने 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। जब हमने V1 बर्ड के बारे में लिखा तो हमने लिखा 4 तुम्हारे पास आई कैप, ठीक है। और जब हमने तुम्हारे पास V2 बर्ड के बारे में लिखा तो V2 बर्ड का हमने क्या लिखा 4 तुम्हारे पास आई कैप लेकिन नेगेटिव में, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस बार सर ऐसा दिख रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड इनकी भी है और 4 मीटर पर सेकंड इनकी भी है। इन्होंने कहा हाँ, तो इन्होंने कहा ऐसा पता लग रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है ना वो तुम्हारे पास कैसा है, वो तुम्हारे पास सेम है, ठीक है। पर इसकी जो V1 की जो डायरेक्शन है वो अलोंग पॉजिटिव तुम्हारे पास एक्स एक्सिस पे है और जो V2 की जो डायरेक्शन है वो अलोंग तुम्हारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो इसका मतलब जो है डायरेक्शन जो है वो क्या नाम है अनइक्वल है। इसने कहा डायरेक्शन तुम्हारे पास अनइक्वल है, इसने कहा अनइक्वल ना लिखो, ये लिखो कि डायरेक्शन इज नॉट सेम, वो ज़्यादा बेहतर है। इसने कहा ठीक है भाई, डायरेक्शन इज नॉट सेम, तो डायरेक्शन यहाँ पे सेम नहीं है। अब जब डायरेक्शन तुम्हारे पास सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड सेम है तो भी तुम्हारे पास ये V1 वेक्टर तुम्हारे पास ये V2 वेक्टर के बराबर नहीं हुआ। सेम तरीके से जब यहाँ पे FA वेक्टर तुम्हारे पास FB वेक्टर के बराबर नहीं था, इसका मतलब ये हुआ अनइक्वल करने के कितने तरीके। इसने कहा डायरेक्शन सेम होगा मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, अनइक्वल हो जाएगा। इसने कहा मैग्नीट्यूड सेम होगा डायरेक्शन सेम नहीं होगा, अनइक्वल हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या होगा, इसने कहा तीसरा तरीका ये होगा कि डायरेक्शन भी तुम्हारे पास क्या नाम है डायरेक्शन भी तुम्हारे पास सेम नहीं होगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी तुम्हारे पास अनइक्वल होगा, और मैग्नीट्यूड भी तुम्हारे पास अनइक्वल होगा। इस वजह से भी तुम्हारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से भी तुम्हारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में बराबर नहीं होंगे। इसने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल वेक्टर करने की एक ही शर्त है, इक्वल वेक्टर करने की एक ही शर्त है कि दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हमने कहा हाँ, तब इसने कहा कि देखो अब अगर मान लो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास 4 ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर ये कंडीशन डाल दी, एग्जाम्पल नंबर 4 में ये ले लिया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि चलो कोई और वेक्टर क्वांटिटी ले ले, लेट सपोज एक्सेलरेशन ले ले रहे हैं। एक्सेलरेशन ले लिया मैंने क्या माइनस तुम्हारे पास 3 आई कैप, और एक्सेलरेशन 2 वेक्टर मैंने क्या ले लिया, मैं ले लिया माइनस तुम्हारे पास 3 आई कैप। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन तुम्हारे पास क्या है नेगेटिव, तुम्हारे पास एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, और बॉडी 2 का भी डायरेक्शन तुम्हारे पास क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। इसका मतलब इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ ही हुआ, मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ ही हुआ, और डायरेक्शन भी तुम्हारे पास बॉडी के एक्सेलरेशन का जो है सेम हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो वेक्टर होंगे A1 वेक्टर ये तुम्हारे पास A2 वेक्टर के बराबर होगा। इसे बोलते हैं तुम्हारे पास इक्वल वेक्टर। बात समझ में आई? इक्वल वेक्टर करने के कितने तरीके, एक तरीका। अनइक्वल वेक्टर करने के कितने तरीके, तीन तरीके, है ना। अनइक्वल वेक्टर करने के कितने तरीके, तीन तरीके। अभी तो मैंने बताया कि डायरेक्शन तो अगर सेम है मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो कौन सा हुआ अनइक्वल वेक्टर, डायरेक्शन सेम नहीं है मैग्नीट्यूड सेम है तो कौन सा हुआ अनइक्वल वेक्टर, डायरेक्शन सेम नहीं है मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो कौन सा हुआ अनइक्वल वेक्टर, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन भी सेम है मैग्नीट्यूड भी सेम है तो कौन सा हुआ तुम्हारे पास इक्वल वेक्टर। इस तरीके से आप चीजों को समझना शुरू करें, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए इक्वल वेक्टर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए अनइक्वल वेक्टर तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट इसके बाद आता है तुम्हारे पास नेगेटिव वेक्टर। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या चीज होती है, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या ये काम आएगा आगे, बहुत आगे काम आएगा, इसी के बेसिस पे आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। नेगेटिव वेक्टर क्या है, इसने कहा नेगेटिव वेक्टर के सर नाम से कुछ पता लग रहा है मेरे को, क्या पता लग रहा है तुमको, तुम कहोगे नेगेटिव वेक्टर के नाम से ऐसा पता लग रहा है कि एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, जो कि किसी वेक्टर का तुम्हारे पास ऑपोजिट इन नेचर होगा। मतलब इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, it is a vector having same magnitude but opposite in direction, but opposite in direction, but direction में तुम्हारे पास क्या, डायरेक्शन में तुम्हारे पास अपोजिट। इसने कहा ठीक है, इसने का मतलब, इसने कहा लेट्स सपोज कि मैं क्या कहता, मैंने कहा कि यार ये कोई पर्टिकुलर बॉडी है और इस बॉडी पे फोर्स लगा तुम्हारे पास F1 बॉडी पे फोर्स लगा तुम्हारे पास 33 तुम्हारे पास J कैप, वो भी नेगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स बॉडी में लग रहा है 33 न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका ये मतलब हुआ। हमने कहा ठीक है। इसने कहा कि नेगेटिव ऑफ तुम्हारे पास F1 वेक्टर, तो मैंने इसे ऐसे लिखा कि F2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ तुम्हारे पास F1 वेक्टर। इसका मतलब है माइनस ऑफ तुम्हारे पास माइनस ऑफ 33 तुम्हारे पास जे कैप, तो F2 वेक्टर विल बिकम तुम्हारे पास क्या, प्लस ऑफ 33 तुम्हारे पास जे कैप। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट रहता है। तो इसने कहा ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम आई वुड गेट लाइक दिस। मैंने यहाँ से इसको यहाँ बनाया और यहाँ तक बना दिया, और इसने कहा कि मैंने इसे F2 वेक्टर बना दिया। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड को मैं सेम रखूंगा, ठीक है, पर डायरेक्शन को मैं अपोजिट कर दूंगा। डायरेक्शन कैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट हैव टू गो 180 डिग्री। मुझे 180 डिग्री जानने का है, मैं इतनी ही बात जानता हूँ बस, और मैं कुछ नहीं जानता। इतनी बात समझाई। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, किसी भी गिवन वेक्टर का अगर हम नेगेटिव कर दें तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास जो 33 है, इसने कहा अगर हम F1 वेक्टर लिखें तो दैट इज कमिंग एज -33 तुम्हारे पास जे कैप। अगर हम तुम्हारे पास F2 वेक्टर लिखें दैट इज कमिंग एज 33 जे कैप। तो इसने कहा कि F1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो F2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास जो डायरेक्शन तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हारे पास नॉट सेम, वो तुम्हारे पास सेम नहीं है, वो तुम्हारे पास बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन तुम्हारे पास है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये दोनों लोग इक्वल वेक्टर होंगे, क्या F2 वेक्टर F1 वेक्टर आपस में इक्वल होंगे भाई, बताओ क्या लगता है, क्या F2 No, sir. वेक्टर F1 वेक्टर आपस में इक्वल होने चाहिए? नो सर। नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि सर आपने कहा था दो शर्त होनी चाहिए। एक तो शर्त ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, और एक शर्त ये है कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो। लेकिन अभी तो आपने F2 वेक्टर को बताया कि F2 वेक्टर तो ऊपर की तरफ देख रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और F1 वेक्टर कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। तो इसने कहा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, और ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो आई कैन राइट कि F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू तुम्हारे पास F2 वेक्टर। F1 वेक्टर F2 वेक्टर के इक्वल नहीं है, इसका मतलब आई कैन ऑल्सो राइट अबाउट दिस अनइक्वल तुम्हारे पास वेक्टर। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो अभी जब मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाऊंगा उसमें मैं नेगेटिव वेक्टर की बात करूंगा, तो वहीं से इसको रिकॉल करना, ठीक है ना, इसी को रिकॉल करना कि मैंने तुमको क्या पढ़ाया नेगेटिव वेक्टर के बारे में, ठीक है, तभी तुम वहां पे समझ पाओगे। क्योंकि जब मैं एडिशन के बाद जब मैं सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो मुझे नेगेटिव वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तब मैं आप तुमको बताऊंगा, तो भूल मत जाना कि मैंने क्या बताया। ठीक, अब अगली बात करते हैं। नेक्स्ट बात जो मुझे इस पर आपसे करनी है वेक्टर के बेसिक के लिए, वो मुझे आपसे ये करनी है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर, multiplication of a vector by रियल नंबर। ये क्या चीज है सर, ये क्या चीज है? अब देखो रियल नंबर बोल रहा है बचपन से तुमको पढ़ा के आ रहे हैं, मैथमेटिक्स की रंग बिरंगी बुकों में तुमको पढ़ाया गया है इंटीजर, रियल नंबर। रियल नंबर एग्जैक्टली क्या है? ठीक है, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में सर सारे के सारे ही नंबर आ जा रहे हैं। ठीक है, इसने कहा हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि लेट अस कंसीडर कि सर लेट अस कंसीडर अ वेक्टर क्वांटिटी, लेट अस कंसीडर अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने कोई एक वेक्टर क्वांटिटी मानी, ठीक है, हम ऐसे ही मान सकते हैं क्या? हाँ मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा भी न्यूमेरिकल दे रखा, मान सकते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2i कैप, ये मैंने मान लिया, ठीक है। इसने कहा ठीक है, क्या है ये, चलो मेंशन कर लेते हैं, आप मीटर पर सेकंड मेंशन कर देते हैं, वेलोसिटी है, ठीक है। इसने कहा कि मैं क्या चाहता हूँ ना कि केस नंबर 1 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय तुम्हारे पास लेमडा ग्रेटर देन 0। लेमडा इज एनी कांस्टेंट, लेमडा के अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, लेमडा के जगह अल्फा ले लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय अल्फा, ये लेमडा ही ले लेते हैं, ग्रेटर देन 0, लेमडा टू बी एनी कांस्टेंट, डोंट कंसीडर इट टू बी अ वेवलेंथ। मैं वेवलेंथ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ मैंने कांस्टेंट लिया, उस कांस्टेंट को मैंने ग्रेटर देन 0 लिया। मल्टीप्लाई बाय लेमडा ग्रेटर देन 0 टू अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी से इसको जो है मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ कि ये एक तुम्हारे पास रियल नंबर है, ठीक है, तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी होगा? अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये रियल नंबर है, तो तुम क्या ये कह सकते हो कि सर ये स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए? नहीं होना चाहिए यार, सिंपल सी बात है।
अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि यार बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर एंड लेमडा इज 3, ठीक है, तो तुम कहोगे ठीक है 3 इंटू तुम्हारे पास कितना 2i कैप, तो आंसर कितना आया, आंसर आया 6i कैप। क्या मैंने तुमसे कहा कि 3 मास है, क्या मैंने तुमसे कहा कि 3 टाइम है, क्या मैंने तुमसे कहा कि 3 कुछ और है, नहीं नहीं है, कुछ नहीं है, एक नंबर लेके उठाया मैंने और उठा करके वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधी सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ठीक है चलिए मान लिया कि आपने एक नंबर लिया सर और उस नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बी वेक्टर वर्सेस तुम्हारे पास ए वेक्टर, ठीक है। अगर आप बी वेक्टर वर्सेस ए वेक्टर करोगे तो आपको क्या लगेगा, आप कहोगे ए वेक्टर ने कहा था 2i कैप, बी वेक्टर कह रहा है 6i कैप, तो इसने कहा सर मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया, सर मैग्नीट्यूड तो चेंज हो गया एज कंपेयर्ड टू तुम्हारे पास क्या ए वेक्टर। हम बी वेक्टर की बात कर रहे हैं ए वेक्टर कंपैरिजन में, तो हम कहेंगे मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, हमने कहा ठीक है, लेकिन सर डायरेक्शन जो है ना सर वो चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन सेम रहा। इसका मतलब व्हेनेवर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई आवर वेक्टर क्वांटिटी टू एनी नंबर, कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किए अपन लोग तो होगा क्या कि तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास चेंज होने वाला है, डायरेक्शन सेम होने वाला है। इसने कहा ठीक है। केस नंबर 2 लेते हैं। इसने कहा कि मल्टीप्लाई बाई तुम्हारे पास लेमडा लेस देन 0, ठीक है, टू अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी पकड़ो, उस वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करो, एक तुम्हारे पास रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो। हमने कहा ठीक है, ये रियल नंबर कैसा लेना चाह रहे हो, नेगेटिव ले लीजिए, नेगेटिव ले लो, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। लेट्स सपोज लेमडा का मैंने ले लिया माइनस तुम्हारे पास 4 ले लिया, ठीक है। इसने कहा -4 को -3 को लिया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे से ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे निकाला तुम्हारे पास क्या, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू तुम्हारे पास ए वेक्टर, मैंने निकाला -4 इंटू तुम्हारे पास कितना, ये हो गया 3i कैप, ये हो गया -12 तुम्हारे पास i कैप। क्या कहना है भैया बी वेक्टर का, बी वेक्टर वर्सेस तुम्हारे पास ए वेक्टर क्या कहेगी, बताओ भैया। ये इधर कहेगा कि ऐसा है कि जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो चेंज हुआ है सर, है ना। आप कहोगे सर तो मैग्नीट्यूड है ना सर वो तो सर चेंज हुआ है, उसका तो क्या कहा जाए, मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड था 3 और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 12 हो गया, चेंज हुआ है सर, डायरेक्शन चेंज हो गया है सर, डायरेक्शन जो है चेंज हो गया है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया है। आई वुड रादर से डायरेक्शन यहाँ पे तुम्हारे पास कैसा हो गया है, डायरेक्शन यहाँ पे तुम्हारे पास अपोजिट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं कोई नंबर वेक्टर क्वांटिटी से गुणा करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देयर आर 2 डिफरेंट कंडीशन। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन सेम, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको अंकित किया है, बताया है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज और तुम्हारे पास डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इन्होंने कहा ठीक कोई बात नहीं। अब आपके मन में आया एक और सवाल, सर आपने तो रियल नंबर ले रखा है, रियल नंबर में तो पूरी जनता आती है, अब पूरी जनता आती है तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय तुम्हारे पास लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं जरा, बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 इंटू तुम्हारे पास 3i कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू तुम्हारे पास 0। ना व्हाट आई शुड राइट, आई शुड गिव दी खोपड़ी में 0 या नहीं देना चाहिए। इसने कहा कि सर देखिए ऐसा है कि जीरो वेक्टर क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जीरो वेक्टर क्या होता है, तो मैं जरा यहाँ पे जीरो वेक्टर के बारे में आपसे 2 बात करना चाहूंगा, ठीक है। इसने कहा कि ठीक सर बात करिए, 2 बात करिए। इन्होंने कहा कि जीरो वेक्टर क्या होता है, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ जरा जीरो वेक्टर को, इसी के अंदर कहीं और जरूरत नहीं डिफाइन करने की, जीरो वेक्टर, ठीक है। इन्होंने कहा अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड है, इज नोन एज जीरो वेक्टर, इज नोन एज जीरो वेक्टर। वो कहलाता है तुम्हारे पास क्या, वो कहलाता है तुम्हारे पास जीरो वेक्टर, ठीक है। इसने कहा कि इट्स डायरेक्शन इज, इसने कहा इट्स डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, इसने कहा इट्स डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। देखा जाए अगर तो यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की कर लीजिए आप, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास है 0। आप डायरेक्शन की तो कुछ बात कर ही नहीं पाएंगे, जब कुछ है ही नहीं तो बात करोगे कैसे। तो सर ऐसा है
फिर तो सर ये जीरो वेक्टर नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। जब ये कुछ कर ही नहीं पाएगा तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे आप, कुछ भी नहीं करेंगे। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि तुम्हारे पास कहता है कि एक्चुअल में मैं वेक्टर की शर्त को पूरा करता ही नहीं हूँ, मैं वेक्टर की शर्त को पूरा ही नहीं करता, मैं डायरेक्शन के बारे में कुछ बता ही नहीं सकता, तो तुम जीरो वेक्टर का ही कहला रहे हो। इसने कहा लेकिन जीरो आ जाएगा तब करोगे क्या? इसने कहा ठीक है, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जिसके डायरेक्शन के बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसका कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड होता ही नहीं है। ऐसे पर्टिकुलर वेक्टर को बोलते हैं तुम्हारे पास क्या? जीरो वेक्टर। बात क्लियर हुई सभी लोग? यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट है तो बताएं। मैंने एक बार लेमडा को पॉजिटिव नंबर लिया, एक बार लेमडा को नेगेटिव नंबर लिया, एक बार लेमडा को जीरो नंबर लिया। अब अगर लेमडा को जीरो नंबर लिया तो एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिला? एज अ रिजल्ट मुझे मिला मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू तुम्हारे पास जीरो, और एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिला? एज अ रिजल्ट मुझे मिला कि डायरेक्शन जो है वो तुम्हारे पास नॉट स्पेसिफाइड कंडीशन पे आ जाएगी। इस तरीके से तुम्हारे पास ये बिहेव करेगा। क्लियर हुआ बात? अब एक बात मैं और करना चाहूंगा, क्या है वो बात? मैं ये कहना चाहता हूँ कि when when scalar quantity is multiplied, when scalar quantity is multiplied by vector quantity। अब ये क्या खेल है सर? अरे सिंपल सी बात है यार, तुम नंबर लेकर के आए तो हमने तुम्हें कुछ नहीं बोला। तुम नंबर लेकर के आए, तुम लेकर के आए 3, तुम लेकर के आए -4, तुम लेकर के आए 0, हमने कुछ नहीं बोला। तो स्केलर क्वांटिटी ला रहे हैं तो क्या दिक्कत है? इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब स्केलर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर क्वांटिटी से तो देखो क्या होगा। अब इसने कहा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P जो है वो मोमेंटम का सिंबल है। मोमेंटम तो पढ़े हैं ना जिंदगी में, कभी सुने होंगे, नहीं पढ़े हैं तो। मोमेंटम मोमेंटम होता है तुम्हारे पास क्या? मोमेंटम होता है तुम्हारे पास मास इनटू तुम्हारे पास क्या? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। F इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है तुम्हारा फोर्स। ये क्या होता है तुम्हारे पास? ये होता है मास इनटू तुम्हारे पास क्या? मास इनटू तुम्हारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है। अब आप कहोगे हाँ ये सब पता भी हम लोग को, तो तुम कहोगे कि वेलोसिटी और तुम्हारे पास एक्सेलरेशन, ये दोनों लोग कौन है? ये दोनों लोग हैं तुम्हारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी, है ना। और ये जो तुम्हारे पास मास है ये कौन है? ये है तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तुम कहोगे हाँ ठीक है, ठीक। अब तुम कहोगे कि मास स्केलर क्वांटिटी है, समझ आ गया। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, ये सुनने आ गया। ये स्केलर क्वांटिटी लोग जब वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हुई तो रिजल्ट आया तुम्हारे पास मोमेंटम, रिजल्ट आया तुम्हारे पास फोर्स। इन्होंने कहा यार ये कौन है? इन्होंने कहा ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन्होंने कहा ये भी तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसने कहा ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इफ आई राइट p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इनटू तुम्हारे पास v वेक्टर, इफ आई राइट f वेक्टर इज इक्वल्स टू m इनटू तुम्हारे पास a वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे पास किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी नंबर से नहीं, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो एज अ रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। और ये वेक्टर क्वांटिटी जो तुम्हारे पास करंट वेक्टर क्वांटिटी जिससे मल्टीप्लाई की है उस नेचर की नहीं होती है। क्या मतलब हुआ? अब अगर मैं आपसे कहता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 को लो। अगर ए वेक्टर तुम्हारे पास 2i वेक्टर था, ठीक है। अगर ए वेक्टर तुम्हारे पास 2i वेक्टर था, मतलब ये वेलोसिटी थी। जब मैंने बी वेक्टर में निकाला 3 इंटू 2i कैप किया तो ये भी तुम्हारे पास वेलोसिटी रही होगी। तुम कहोगे हाँ ठीक है, बात समझाई। फिर जब मैंने लैम्डा इक्वल टू -4 लिया, ठीक है, और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ए वेक्टर क्या लिया था? ए वेक्टर मैंने यहाँ पे लिया था 3i कैप, और जब मैं इसे -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये तुम्हारे पास क्या रही थी? मीटर पर सेकंड रही थी। जब मैं इसको मीटर पर सेकंड इसको कुछ और लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये न्यूटन रहा था। ठीक है। ए वेक्टर 3i कैप न्यूटन रहा था, तो बी वेक्टर तुम्हारे -12i कैप रहा, ये भी क्या आ गया? ये भी आ गया न्यूटन। मतलब पहले भी तुम न्यूटन थे, जब मैं नंबर से मल्टीप्लाई किया तुम तब भी न्यूटन ही रहे। मतलब तुम्हारा नेचर चेंज नहीं हुआ, तुम पहले भी फोर्स थे, तुम अब भी फोर्स हो। ठीक है। और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तुम पहले क्या थे? तुम पहले थे लेट्स सपोज तुम्हारे पास बी वेक्टर मैंने लिया तुम्हारे पास क्या? 3i कैप, ठीक है। और मास की वैल्यू मैंने क्या ली? तुम्हारे पास 2 kg, ठीक है। इसकी यूनिट कितनी होगी? मीटर पर सेकंड। अब जब मैंने यहाँ पे तुम्हारा p वेक्टर निकाला तो ये हो गया है mv वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू तुम्हारे पास 3i कैप, यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर तुम्हारे पास क्या? सेकंड, ठीक है। तो इसने कहा ये हो गया तुम्हारे पास 6i कैप। इसका मतलब ये तुम्हारे पास है कौन? ये है तुम्हारे पास मोमेंटम है, ये तुम्हारे पास मोमेंटम है। और इस मोमेंटम की यूनिट ये है। जब तुम एक मात्र नंबर से मल्टीप्लाई करते हो
तो तुम जैसे पहले थे, तुम जैसे पहले वेलोसिटी थे, तुम अब भी वैसे वेलोसिटी ही रहते हो। तुम जैसे पहले तुम्हारे पास फोर्स थे, तुम अब भी वैसे फोर्स ही रहते हो। लेकिन अगर तुम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो तुम पहले वेलोसिटी थे, लेकिन अब तुम वेलोसिटी नहीं रहोगे। अब तुम बन जाओगे क्या? अब तुम बन जाओगे मोमेंटम। मतलब योर नेचर विल चेंज, तुम्हारा नेचर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सभी लोगों को बात समझ में आई? सभी लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एसोसिएशन रीजन में सवाल आएगा तो कर लोगे ना। कंपटीशन में आने वाले समय में एसोसिएशन रीजन नाम की एक चीज होती है, पता भी होगा तुम लोगों को, जिसमें स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअली होते हैं बिल्कुल। उसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता। ठीक है, उसमें आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या नेचर ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है? नहीं होता। लेकिन अगर हम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या नेचर ऑफ वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। इस तरीके से आपको आंसर्स को, पार्ट्स को समझना पड़ेगा। बात क्लियर हुई भाई? किसी के मन में कोई डाउट, कोई दुविधा आ रही हो तो बताओ। किसी को लग रहा हो कि ये बात हमें नहीं पल्ले पड़ी है तो हमको एक्सप्लेन किया जाए। सभी को क्लियर है भाई? सर हाँ बेटा बता। सर जीरो हाँ। वेक्टर में हम लोग जीरो वेक्टर को स्केलर क्यों नहीं कह सकते? जीरो मतलब वेक्टर डायरेक्शन तो नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही। एक्चुअल में जीरो वेक्टर बेटा स्केलर ही है। देखा जाए जीरो वेक्टर स्केलर ही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब मैंने एग्जांपल नंबर 3 में लेमडा इंटू ए वेक्टर किया और 0 इंटू 3 आई कैप किया, है ना, तो मैंने कहा कि मैं 3 इंटू 0 इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे 0 आई कैप लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब मामला फंस गया यार। आई कैप को तो हम लोग डायरेक्शन लिखा और 3 इंटू 0 को 0 कहा, तो इन्होंने कहा ये कौन सी चीज है? यहाँ पे मामला फंस गया कि यार जीरो वेक्टर तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब जीरो वेक्टर एक्सप्लेन करने गए तो जीरो मैग्नीट्यूड तो इन्होंने दिखा दिया कि मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिखा पाए। तो इन्होंने कहा कि जीरो वेक्टर नाम की एक्चुअल में कोई चीज होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने दिमाग में कुछ रखना चाहते हैं तो इतना रख लीजिए कि जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है जीरो और जिसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। वैसे तो बेटा वो स्केलर ही है, वैसे तो वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर है, वो एक्चुअल में वेक्टर है ही नहीं, लेकिन बुकों में डिफाइन किया जाता है ना। और टीचर्स भी कॉन्सेप्चुअली जब बता रहे होते हैं कोई चीज तो ये जरूर बताते हैं कि जीरो वेक्टर नाम की एक चीज आएगी, तो कंफ्यूज मत होना, वो कुछ भी नहीं है, वो स्केलर ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, इसलिए हम उसको जीरो वेक्टर की डेफिनेशन उसको हम दे देते हैं। ठीक है, समझे? ये रहेगा। अब अगली बात करते हैं। सभी लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है मन में? ठीक, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या करनी है? अगली बात मुझे करनी है जो है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करनी है। ठीक है, इन्होंने कहा ये क्या है, इन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें बात करनी है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं भी आपको दिखाता हूँ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जो स्केलर क्वांटिटी थी वो तो बड़े आराम से अलजेब्रिक मेथड उठाती थी और उनका काम हो जाता था। ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी थी उनका तो बड़े आराम से काम हो जाता था, वो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन मल्टीप्लाई जो भी उनको जो करना है कर लेती थी। बात वेक्टर क्वांटिटी की फंस गई। उसने कहा कि भाई ऐसा है, कोई बॉडी जो जा रही थी वो 34 मीटर पर सेकंड के हिसाब से नॉर्थ की तरफ जा रही थी, दूसरी बॉडी साउथ की तरफ जा रही थी, तो हम इनको ऐड कैसे कर दें, इनकी तो डायरेक्शन सेम नहीं है। तो इन्होंने कहा उसके लिए आपको टूल्स कुछ पढ़ने पड़ेंगे। पहला टूल्स है आपका ट्राइंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा है पॉलीगन लॉ। अब ये तीन कोई बहुत खतरनाक लॉ नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ का एक्चुअल में कोई यूज नहीं है, पर वो सिलेबस में होता है तो उसको साथ में इसको लेकर के चलते हैं, मतलब कि बहुत यूज नहीं है। तो अगर आप ट्राइंगल लॉ समझ गए तो पॉलीगन लॉ पैरेललोग्राम लॉ 2 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलो अब बात करते हैं कि ट्राइंगल लॉ एग्जैक्टली होता क्या है। जरा ध्यान से समझना, यहीं से आपके बेस शुरू होते हैं। ठीक है, सो ट्रायंगल लॉ क्या होता है, इसके लिए मैं पहले टेक्स्ट दे दूँ यहाँ पे, तो टेक्स्ट को अपडेट देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। ये अगर तुम्हारे पास हम इसको लेकर के आए, ये देखो ना,
ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट, ठीक। इन्होंने क्या है ये, इन्होंने कहा कि दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. अब ये तुमने पहली बार आज जिंदगी में पढ़ी और तुमने आखिरी बार पढ़ी है, तुमको दोबारा कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पढ़नी पड़ेगी? इसलिए नहीं पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है। मेन इसका काम है डायग्राम का। जरा सुनना, ये रहा तुम्हारे पास पहला वेक्टर, ठीक। ये रहा तुम्हारे पास जो है दूसरा वेक्टर, ठीक। और ये रहा तुम्हारे पास जो है तीसरा वेक्टर, ये रहा तुम्हारे पास जो है तीसरा वेक्टर, ठीक। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास फर्स्ट वेक्टर है, ठीक। ये तुम्हारे पास सेकंड वेक्टर है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास थर्ड वेक्टर नहीं है, ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ये तुम्हारे पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। बस समझिएगा, जो फर्स्ट वेक्टर जो है उसकी जो पूंछ है, ठीक है, ये है उसकी टेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बात तो तुमको मैंने बताई थी टेल और हेड के बारे में। यहाँ पे देखो ये रहा, जो वेक्टर तुम्हारे पास जब स्टार्ट होता है तो उसको टेल बोलते हैं, और जहाँ पे उसका एरो होता है ये वाला पार्ट, ये इसका खोपड़ी बोलते हैं, हेड इसका बोलते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि ये जो तुम्हारे पास वेक्टर आपने बनाया है, फर्स्ट वेक्टर की टेल है, ये फर्स्ट वेक्टर की तुम्हारे पास क्या है? हेड है। सेकंड वेक्टर की ये तुम्हारे पास टेल है, सेकंड वेक्टर का ये तुम्हारे पास हेड है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का तुम्हारे पास क्या है? टेल है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर का तुम्हारे पास हेड, ठीक है। इसने कहा कि क्या बनाया ये? इसने कहा कि हमने फर्स्ट वेक्टर बनाया, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग ए से हुई और जिसकी एंडिंग बी पे हुई खत्म, ठीक है ना। और हमने फिर सेकंड वेक्टर बनाया जिसको हमने बी से स्टार्ट किया और हमने इसको सी पे खत्म किया। फिर हमने ए वेक्टर ए से तुम्हारे पास सी तक एक और वेक्टर बनाया, इसका नाम तुम्हारे पास हमने एम वेक्टर दिया है, इसका नाम हमने तुम्हारे पास एन वेक्टर दिया है, और इसका नाम हमने तुम्हारे पास आर वेक्टर दिया है, ठीक है। जरा इनकी डेफिनेशन सुनिए क्या बोलते हैं ये। इन्होंने कहा दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, अगर फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर को दिशा और मैग्नीट्यूड हमें दोनों बता दी जाएगी, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा, जिनको कि सेम ऑर्डर पे लिया जाएगा। सेम ऑर्डर का क्या मतलब है? सेम ऑर्डर का मतलब है कि सर ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे जा रहे हैं, फिर ये तुम्हारे पास ऐसे जा रहे हैं, फिर ये तुम्हारे पास ऐसे आते और कंप्लीट हो जाता, ये ऐसे जाते, ये ऐसे जाते और ये ऐसे जाते और कंप्लीट हो जाता। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला एंटी क्लॉक वाइज पैटर्न। इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न। इन्होंने कहा हाँ, लेकिन ये जो तुम्हारे पास आर वेक्टर है वो कोई तीसरा वेक्टर नहीं है, उसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। उसने कहा then their resultant is represented by the third side of the triangle। ट्रायंगल को जो बची हुई साइड है उससे रिप्रेजेंट करना है, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि दिस वाज नॉट रिकमेंडेड, दिस वाज रिकमेंडेड, ये तुम्हारे पास रिकमेंडेड था। तो इन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे पास है, ये अपोजिट ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, ये जो तुम्हारे पास है ये सेम ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो तुम्हारे पास है ये सेम ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। आप कहोगे यार बात समझ में नहीं आई सर, ठीक, एक और बात समझाते हैं, देखो समझो। जैसे मान लो मैंने कहा तुमसे कि ये तुम्हारे पास मैंने एक ऐसे बनाया, ठीक है, ये मैंने तुम्हारे पास एक ऐसे बनाया, ठीक। और फिर मैंने तुमसे कहा कि ये मैंने जो है ऐसे बना दिया इधर की तरफ, ऐसे, तो मैंने ऐसे बना दिया इधर की तरफ, ठीक। और फिर मैंने तुमसे कहा कि एक और बना देता हूँ मैं, तुम्हारे पास ऐसे बना देता हूँ, ठीक, ये वाला, ठीक, ये वाला ऐसे। इसने कहा कि ये क्या चीज़ है? इसने कहा देखो ये मेरा पहला वाला वेक्टर है, ये मेरा दूसरा वाला वेक्टर है, हम लोग ऐसे जा रहे थे और ऐसे जा रहे थे, इस तरीके से हम लोग जा रहे थे, ठीक है। हमारा ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन ये भाई साहब तुम्हारे पास इधर की तरफ से आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये मेरा सेकंड वेक्टर हो गया, और ये मेरा कौन सा हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा जो आपका फर्स्ट और सेकंड वेक्टर का जो सेंस होगा हमेशा उसके ऑपोजिट होगा। इसने कहा अच्छा, इसने कहा अच्छा एक और डायग्राम दे दो इसी बात पे एक और डायग्राम ले लो। मान लो कि तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास एक ये वेक्टर है, ठीक, और फिर तुमने कहा कि
एक मेरे पास जो है एक कौन सा वाला वेक्टर है, एक मेरे पास ये वाला वेक्टर है, ठीक है, एक मेरे पास जो है ये वाला वेक्टर है, ठीक। और फिर तुम कहोगे कि एक काम करते हैं ना सर, ये ऐसे बना लेते हैं, अब यहाँ पे एक तुम्हारे पास ये वाला तुम्हारे पास हम यहाँ बना लेते हैं। अब ये क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हुआ जिसे मैं m वेक्टर बोल रहा हूँ, ये मेरा n वेक्टर हुआ, ये मेरा सेकंड वेक्टर हुआ। और एज अ रिजल्ट इन लोग का सेंस क्या था, इन लोग का सेंस था कि हम ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे घूमेंगे, इसलिए कहा नहीं घूमना नहीं, वहीं पर रुक जाना, ठीक है, हम आ रहे हैं इधर से। ये तुम्हारे पास इधर से आ गया इधर की तरफ, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, आर वेक्टर। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और आर वेक्टर की। तो इसने कहा कि तुम कैसा भी बनाओ, ठीक है। अब कोई कहता है कि हर बार राइट राइट लेके जाते हो तो लेफ्ट लेफ्ट लेके जाओ, तो हमने कहा ठीक है, एक बार हम ऐसे ले जाते हैं, जरा ऐसे देखो। मान लो कि कोई कहता है कि हम जो है ऐसे लेके गए, मान लो कोई कहता है कि हम जो है सर ऐसे लेके गए थे, ठीक है, और फिर हम जो है ना, फिर हम जो है क्या नाम है ऐसे लेके चले गए इधर की तरफ, यहाँ से ऐसे लेके तरफ चले गए। अब तुम्हारे पास तीसरा कैसे बनाएंगे, तो तुम बताओ। तुम कहोगे कि तीसरा बनाना है, बहुत सिंपल है तीसरा बनाना। तुम कहोगे यहाँ से लो सर और यहाँ से तीसरा बना दो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास तीसरा, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया m वेक्टर, ये हो गया है तुम्हारे पास क्या n वेक्टर, और ये हो गया है तुम्हारे पास r वेक्टर। ये हो गया अपना फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया अपना सेकंड वेक्टर, और ये हो गया अपना रिजल्टेंट। बात क्लियर हुई, डायग्राम क्लियर हुआ सभी लोगों को? डायग्राम में तो कोई डाउट नहीं ना? अभी मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं, सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ आपको। डायग्राम में मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि पहले की टेल और उसका हेड, उसके हेड से दूसरे की टेल लगेगी, उसके हेड से दूसरे की टेल लगेगी, फिर उसका हेड आएगा, जो तीसरा वाला रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, उसका हेड लगेगा और उसका टेल तुम्हारे पास ऐसे लगेगा। दिस प्रिंसिपल हैज टू बी फॉलोड फॉर ऑल द डायग्राम। तुम कुछ भी डायग्राम क्यों ना बनाओ, तुमको ये बात तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा सभी लोग पहले रीजन कर लीजिए, फटाक से जरा रीजन कर लीजिए।